चले सर, तिलावत कुरान मजीद करें जरा, फिर स्टार्ट करते हैं। जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। सो अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद. So today our 13 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, as you know that we are discussing about methods of teaching. So first of all, we're discussing about lecture method. After that, we are also discussed about discussion method, project method, problem solving method. So today our main topic of discussion is all about problem solving methods of teaching. ठीक है. So ये जो method of teaching है, इसको हमने थोड़ा बहुत प्रीवियस में जो लेक्चर हमारा हुआ है, लेक्चर नंबर 12 में, उसमें भी हमने डिस्कस किया है. लेकिन आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट जो है ना, ये मेथड ऑफ टीचिंग इंशाल्लाह कवर करेंगे. और आपको कंसेप्चुअल जो है ना, वो स्टडी करवाएगी. आपको एक कंसेप्ट दिया जाएगा इसका, ताकि स्टेटमेंट जब भी पेपर में आती है तो एग्जामिनर उसको चेंज करता है, उसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है. तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसका कंसेप्ट जो है ना, वो आपको बताया जाए, ताकि अगर कहीं पे भी कोई मिसहैप होता है या वो स्टेटमेंट चेंज करता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ना हो. ठीक है. तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. सो इसका सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दे देता है कि बेटा आपने ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो फिर स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो है ना, वो नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल इन्वायरमेंट में चले जाते हैं. वहाँ पे फिर लोगों से उसकी ओपिनियन, सजेशन जो है ना, वो अचीव करते हैं, रिसीव करते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना, वो क्या करते हैं, अपना जो रिजल्ट है, अपनी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो इसकी स्टेटमेंट को हम जरा रीड आउट कर लेते हैं. स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद प्रॉब्लम which requires them to resolve or to find the solution. ठीक है. इसमें स्टूडेंट को क्या किया जाता है, एक प्रॉब्लम दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है उनको. ठीक है. ताकि वो उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें, उस प्रॉब्लम को हल करें. इट इज अ स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी. ये स्टूडेंट सेंटर स्ट्रेटजी है which requires student to become active participant in learning process. जो कि ये रिक्वायर करती है ताकि स्टूडेंट जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, यानी कि ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो उसमें क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. अपनी तीनों जो डोमेन्स हैं उनको बरूकार लाकर जो है ना, वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है. आपको पता है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कॉग्निटिव डोमेन है, इफेक्टिव डोमेन है, जो साइकोमोटर डोमेन है, वो सारी जो है ना यूज होती हैं. ठीक है. सो उसके बाद है एम्प्लॉयज द साइंटिफिक मेथड इज सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है. इसमें स्टूडेंट क्या करता है, जो साइंटिफिक मेथड है, उसको यूज करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. यहाँ पे साइंटिफिक मेथड का मतलब ये है कि जब भी आपको प्रॉब्लम दिया जाता है, आप उसका सलूशन निकालते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो सेट करते हैं. उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप कोई हाइपोथेसिस जो है ना, वो बनाते हैं, मफरूजा एक बना लेते हैं. फिर उसके बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं. डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा को आप अरेंज करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं. फिर उसके बाद हाइपोथेसिस का इम्प्लीमेंट करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद इवेल्युएशन करते हैं. ठीक है. ये सारा सारा प्रोसेस जो है, ये हमारे पास साइंटिफिक मेथड होता है. ठीक है. तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसके कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उनको भी हम देख लेते हैं. ठीक है. ये जो मैंने आपको साइंटिफिक मेथड बताया है, ये सेम टू सेम उसी की तरह ही है. तो इसमें सबसे जो पहला नंबर है, इसमें ये है कि लोकेशन. इसमें होता है कि फॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि इस लेवल पे हमने क्या करना होता है, अपने जो प्रॉब्लम है उनको डिफाइन करना होता है, यानी अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं. इसमें हम देखते हैं कि हमने कौन से प्रॉब्लम को
सॉल्व करना है, यानी कि हमारा मेन जो है ना प्रॉब्लम कौन सा है जिसको हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल हम करप्शन के लिए, या फिर करप्शन का टॉपिक स्टूडेंट को दे देते हैं, इन्फ्लेशन का दे देते हैं, या फिर ये जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, या फिर जो इलिटरेसी है पाकिस्तान के अंदर, ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम जो है ना हम स्टूडेंट को दे देते हैं। तो स्टूडेंट इस लेवल पे क्या करता है, एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लेता है, अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है कि पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो इतना कम क्यों है, ठीक है, हम इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। वो क्या करता है, अपना प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन कर लेता है, अपना ऑब्जेक्टिव इस लेवल पे सेट कर लेता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो है हमारे पास इसमें एक्सप्लेनेशन आ जाता है। इसको इंटरप्रेटिंग कहते हैं, डिफाइनिंग कहते हैं, या डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम्स या हाइपोथेसिस। यानी इस लेवल पे स्टूडेंट क्या करता है, एक मफरूजा बना लेता है, एक हाइपोथेसिस बना लेता है कि कुछ इस रीजन की वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट जो है ना वो यानी कि कम है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फील्ड में चला जाता है, डिफरेंट लोगों से मिलता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। सो थर्ड नंबर पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। वो समटाइम प्राइमरी सोर्स से डाटा जो है ना हासिल करता है, समटाइम सेकेंडरी सोर्स से हासिल करता है। तो प्राइमरी सोर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट है, जो ऑब्जर्वर है, वो डायरेक्टली जो है ना वो सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है। वो यानी कि मौका का गवाह जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं, वो यानी कि वक्ती तौर पे जहाँ पे वो इंसिडेंट होता है, प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे वो मौजूद होता है, और इनडायरेक्टली जो है ना वो बुक से या फिर किसी थर्ड पर्सन से जो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको उसको हम जो है ना सेकेंडरी डाटा कहते हैं, ठीक है। तो वो डाटा कलेक्ट करता है, इसको भी हम पढ़ते हैं। द स्टूडेंट शुड बी स्टिमुलेटेड टू कलेक्ट द डाटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। यानी स्टूडेंट को जो है ना मोटिवेट किया जाता है, स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाता है कि वो डाटा जो है ना उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है ना वो हासिल करे। एक्स्ट्रा बुक्स फॉर रीड, यानी कोई बुक्स जो है ना वो रीड करके, या ऑर्गेनाइज अ फ्यू एजुकेशनल ट्रिप, या समटाइम वो क्या करता है कि किसी ट्रिप पे चला जाता है, यानी कि फील्ड में चला जाता है, या सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इन्वायरमेंट में चला जाता है, लोगों से मिलता है, उनसे डाटा हासिल करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे हमारे पास है इवेल्युएशन, ठीक है। एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइज डाटा। फिर उसने जो डाटा इकट्ठा किया होता है उसको वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको अरेंज करता है, उसको तरतीब देता है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे है टेंटेटिव सोल्यूशन, फार्मुलेटिंग टेंटेटिव सोल्यूशन। उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो जो हाइपोथेसिस बनाई होती है उसने, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उस पे एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक है। तो फिर जो सिक्स नंबर है उसमें वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, प्रोवाइड फाइनल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर एट द एंड वो क्या करता है, जब उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, तो वो क्या करता है कि अपना जो यानी कि रिजल्ट होता है वो प्रोवाइड करता है, या अपना जो प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो इसके स्टेप्स हैं। यही स्टेप सेम टू सेम जो है ना साइंटिफिक मेथड के भी होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इंटरव्यू में समटाइम पूछे जाते हैं कि आप जो है ना वो साइंटिफिक मेथड जो है उसके स्टेप्स जो है ना वो हमें बताएं। तो इनको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, तो इनको आपने माइंड में रखना, ठीक है। सर यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर, क्लियर है यहाँ पर। हाँ जी एहसान साहब, क्लियर है? जी ओके, बिल्कुल clear। ओके सर, ओके। सर मैं ना बहुत इजी लैंग्वेज जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा इजी हो, क्योंकि हमारा कोई ये पर्पस नहीं है कि हमने कोई रोड मेमोराइजेशन या हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करनी है। हमने कॉमन लैंग्वेज यूज़ करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इससे अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसके हमारे पास कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज हैं, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज में सबसे पहले ये है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि जब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो जरी बात है
वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो खुद ही डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसको इवेल्युएट करता है, सिंथेसाइज करता है, एनालिसिस करता है, ये सारी चीजें बच्चा जो है ना वो खुद कर रहा होता है। इसलिए इसमें स्टूडेंट की जो पार्टिसिपेशन होती है वो एक्टिव होती है, ठीक है। सो सेकंड नंबर पे ये है कि इफेक्टिव इन डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल पैदा होती है। क्योंकि स्टूडेंट में अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल नहीं पैदा होगी तो वो चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ना ही फिर वो चीज़ों को सिंथेसाइज या इवेल्युएट या उनको जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना वो चीज़ों को खुद ही सिंथेसाइज एनालिसिस या इवेल्युएशन कर रहा होता है, ठीक है, खुद इंटरप्रेट कर रहा होता है, तो इस वजह से स्टूडेंट के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है ना वो स्किल पैदा होती है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे है कि इट प्रोवाइड स्टूडेंट टू गेन सेंसिटिव व्यू साइंटिफिक व्यू एंड थिंकिंग, यानी कि ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये स्टूडेंट को साइंटिफिक व्यू जो है ना वो प्रोवाइड करता है, ताकि स्टूडेंट को जब भी रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो उसको इसी मेथड से साइंटिफिक तरीके से उसका सोल्यूशन जो है ना वो फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कॉपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इसमें यानी कि स्टूडेंट जो है ना वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं, ठीक है। समटाइम 3 से 4 लोग, 4 से 5 लोगों का ग्रुप हम बनाते हैं इसमें, ठीक है। और स्टूडेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे से प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है एक्सेप्ट द एविडेंस एंड ओपिनियन विच इज शेयर्ड बाय अदर। इसमें दूसरों की जो ओपिनियंस होती हैं, दूसरे को के जो आइडियाज होते हैं उनका ख्याल रखा जाता है, ठीक है, और एक दूसरे की ओपिनियन जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। इट एनेबल इंडिविजुअल टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये स्टूडेंट को इस काबिल बनाता है कि स्टूडेंट अपने जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम है उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट है उनके अंदर एक तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है ना डेवलप हो चुकी होती है, और दूसरा फिर उनके अंदर जो है ना कॉपरेशन की स्किल जो है ना वो पैदा हो जाती है, लीडिंग स्किल पैदा हो जाती है, स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना वो पैदा हो जाता है, सेल्फ रिलायंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने जो है ना सोशल लाइफ में प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि इट्स बिल्ट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये स्टूडेंट के अंदर सेल्फ रिलायंस, खुद एतमादी जो है ना वो पैदा करता है, क्योंकि स्टूडेंट हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह का प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को खुद अरेंज कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो खुद कर रहे होते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर खुद एतमादी जो है ना वो पैदा होती है, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस। और फिर जब एक चीज इंसान खुद कर लेता है तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा हो जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर सेल्फ रिलायंस और कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ही इट टेक्स डिसएडवांटेज के हवाले से हम बात कर लेते हैं तो इट्स टेक टू मच टाइम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पता है जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, एक थीसिस पे काम कर रहे होते हैं तो आपको काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड टू ऑल डिसिप्लिन, यानी तमाम तरह की जो क्लासेस हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे हम ये मेथड जो है ना वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा नहीं होता, बच्चे खुद जो है ना वो चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सिंथेसाइज एनालिसिस इवेल्युएशन खुद नहीं कर सकते। इस वजह से जो है ना वो तमाम किस्म के जो डिसिप्लिन है, तमाम किस्म के जो क्लासरूम है उनके लिए ये सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जी थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि इवेल्युएटिंग द लर्निंग कैन बी डिफिकल्ट, यानी लर्निंग जो स्किल है उसकी इवेल्युएशन करना, उसको जज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टूडेंट ने जो स्किल अडॉप्ट की है उस पे हमें जो है ना 100% श्योरिटी नहीं होती स्टूडेंट ने स्किल को जो 100% अडॉप्ट कर लिया या नहीं कर लिया, या इसमें कोई ड्रॉबैक या कोई कमी कोताही है या नहीं है, ठीक है। यानी कि जो लर्निंग है उसको इवेल्युएट करना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन विच वन मेंबर ऑफ द पेयर इज द थिंकर who think aloud as they try to
solve the problem, and other member is listener who analyze and provide the feedback on the thinker approach. It is a pair problem solving techniques. So ये जो इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम पेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है ना वो यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक जो होता है वो थिंकर होता है, वो किसी भी चीज के बारे में थिंक कर रहा होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, अपने सजेशन दे रहा होता है, अपनी ओपिनियन दे रहा होता है, और दूसरा बंदा जो होता है वो उसको सुन रहा होता है, ठीक है, उसका फीडबैक ले रहा होता है, ठीक है, और जो है ना वो उस पे एनालिसिस कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है ना वो ये भी हम टेक्निक यूज करते हैं, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट जो होता है उसको मैनिपुलेट करने का काम करता है, और दूसरे बाकी स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं उसमें इतनी पार्टिसिपेशन नहीं करते, ठीक है, और एक स्टूडेंट जो होता है वो डोमिनेटली इसमें काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जी इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। इनके हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो पूछ लें, या फिर अदरवाइज हम जो नेक्स्ट इसकी जो टाइप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की, तो उसको डिस्कस करेंगे। जी सर। क्लियर सर? जी सर क्लियर है। ओके। सो इसके बाद ये हमारे पास ये जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इनमें दो बेसिक हमारे पास टाइप्स हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो भी प्रीवियस आप पेपर उठाकर देख लें, लेक्चरर एजुकेशन का, एडवांस्ड एडमिनिस्ट्रेटर का देख लें, तो ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है दोनों, उन दोनों में से एक जो एक या दो क्वेश्चन जो है ना वो उन्होंने जरूर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है इसको बहुत अच्छे तरीके से और प्रिसाइज वे में करना है, ठीक है, ताकि आप जो है ना वो इसमें से कहीं भी जो है ना इधर उधर आपकी मिस्टेक ना हो और कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए ना रहे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक जो है ना वो मेथड ऑफ टीचिंग है, ठीक है। इसको हमने अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम इसमें ना रहे, ठीक है। तो इसमें जी सबसे पहले हमारे पास है इंडक्टिव मेथड, ठीक है। ये जो इंडक्टिव मेथड है इसको सैलोजिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड में ये होता है कि जस्ट अ मिनट, मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मिस्टेक हो गई है, इंडक्टिव नहीं ये डिडक्टिव मेथड है। जस्ट अ मिनट। जी सर। ये फर्स्ट हमारे पास डिडक्टिव है और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास इंडक्टिव मेथड है, हम उसको भी जरा देख लेते हैं कोई। जी बिल्कुल। सो डिडक्टिव जो मेथड है ना ये इसको हम सैलोजिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको आपने माइंड में रखना है कि ये जो डिडक्टिव अप्रोच है या ये जो डिडक्टिव मेथड है इसको इसका और अदर नाम क्या है, ये इनको हम जो है ना वो दूसरा सैलोजिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो डिडक्टिव मेथड है ये हमारे जो प्रॉफिट हैं, हौली हौली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अपने जो स्पीच है, अपना जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें यूज किया करते थे, क्योंकि ये जो डिडक्टिव मेथड है इसमें हम सिंपल टू कम्प्लेक्स मूव करते हैं। तो हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी इस मेथड को सिंपल टू कम्प्लेक्स जो है ना वो बातें बताते थे, स्पीच करते थे, यानी पहले सिंपल चीज बताई, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, ये फिर उससे मुश्किल, ऐसे ही हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो मूव करते रहना है। तो इसी जो ये हमारा जो मेथड है इसी से रिलेट करती है एक पैरामिड्स ऑफ लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक यानी कि थ्योरी है जो एडगर डेल ने दी है 1961 में, ठीक है। तो उन्होंने भी जो है ना वो डिडक्टिव अप्रोच जो है ना उसको यूज किया है। वो भी कहते हैं कि हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स लर्निंग जो है ना स्टूडेंट को करवा सकते हैं अगर हम स्टूडेंट को इजी से डिफिकल्ट जो है ना वो मूव करें, ठीक है। यानी कि पहले उसको जो है ना फॉर एग्जांपल हम बच्चे को जो है ना वो टेबल याद करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम बच्चे को जो है ना वो ऑन द स्पॉट 10 का टेबल याद करवा दें, ऐसा नहीं होता है, ऐसे बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। हम पहले बच्चे को 1 का टेबल याद करवाएंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, ऐसे मूव ऑन करते जाएंगे और फिर हम बच्चे को 20 तक ले जाएंगे। ये हमारा होता है डिडक्टिव मेथड, या इसको हम डिडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं,
जेरोम साइमर ब्रूनर, ठीक है, उन्होंने 1966 के अंदर एक सफायरल करिकुलम जो है उसका कंसेप्ट दिया था। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो पीछे भी शायद मैं इसका कंसेप्ट आपको दे चुका हूँ। तो इसमें भी वो कहते हैं कि हम स्टूडेंट को कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज जो है ना वो लर्न करवा सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप करवाएं तो फिर स्टूडेंट क्या करता है, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज को अच्छे से कर सकता है, लर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये जो डिडक्टिव मेथड है इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। डिडक्टिव मेथड जो है इसको हम सैलोजिज्म कहते हैं, इसको रीजनिंग थिंकिंग स्टाइल भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, रीजनिंग करता है, थिंकिंग करता है, ठीक है। इसको टॉप डाउन अप्रोच जो है ना वो भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। ये भी हमसे कुछ पूछा जा सकता है। इट इज आल्सो कॉल्ड सैलोजिज्म गिवन बाय एरिस्टोटल इन हिज फेमस बुक प्रायर एनालिटिक्स। प्रायर एनालिटिक्स जो है ना ये अरिस्टोटल की एक बुक्स है, एक बुक है, उसमें उन्होंने दिया है यानी कि ये जो डिडक्टिव मेथड है उसका कंसेप्ट उन्होंने दिया है देयर आर टू प्रीमाइज मेजर एंड माइनर। तो इसमें दो प्रीमाइज जो है, दो यानी कि जो स्टेटमेंट है उनका यूज किया गया, एक माइनर होती है, एक मेजर होती है। फॉर एग्जाम्पल मेजर इज ऑल एनिमल हैव फोर लेग्स, माइनर इज डॉग हैज फोर लेग्स। यानी कि आपने क्या करना है इसमें, आपने ये जो हमारे पास डिडक्टिव मेथड होता है इसमें आपने जनरल टू स्पेसिफिक मूव करना होता है, ठीक है। यानी कि एक चीज को लेकर आपने बाकी जो स्पेसिफिक चीज है उसके ऊपर आपने क्या करना है, उसको लेकर जाना है। फॉर एग्जांपल यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपने मूव करना है। ये जो जनरल टू स्पेसिफिक है इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो फॉर एग्जांपल ये है कि हम कह सकते हैं तमाम जो जानवर होते हैं उनकी जो है ना वो चार टांगे होती हैं, ठीक है। तो डॉग जो है ये भी एक जानवर है, तो इसकी भी चार टांगे हैं, ठीक है। तो हम ये भी ले सकते हैं कि तमाम जो यानी कि बर्ड होते हैं वो उड़ते हैं, ठीक है। तो कौवा जो है ना वो भी उड़ता है, ठीक है। यानी कि इसमें जनरल जो बात है उसको हमने स्पेसिफिकली बताना है, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक मूव करना है, ये हमारे पास डिडक्टिव अप्रोच है, ठीक है। तो उसके बाद ये है कंक्लूजन इज ड्राइव फ्रॉम मेजर एंड माइनर premise that dog is an animal. The deductive approach is teacher dominated, यानी कि ये टीचर डोमिनेटेड होती है। इसमें टीचर डोमिनेट होता है क्योंकि टीचर ने आपको कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, उसने आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करना होता है, ठीक है। इट बिगन्स विद abstract रूल्स, जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड एंड विद स्पेसिफिक एग्जांपल। यानी कि जब आप किसी भी कंसेप्ट को जनरलाइज करते हैं तो ये अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल से स्टार्ट होता है और फिर स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल होती है उस तक ये एंड हो जाता है, ठीक है। एंड कंक्रीट डिटेल इट, और इसकी जो डिटेल होती है हम कंक्रीट वे में स्टूडेंट को उसकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। The teacher gives the student a new concept, explain it, and then has the student practice using the concept। यानी कि पहले क्या करता है टीचर, स्टूडेंट को एक कंसेप्ट देता है किसी भी चीज के बारे में, और स्टूडेंट फिर क्या करते हैं उस कंसेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड डिडक्टिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट इज जनरल टू स्पेसिफिक, थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये कोई भी कीवर्ड आ सकता है कि जनरल टू स्पेसिफिक जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो कौन सा है, या फिर थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो कौन सा है, या रूल टू एग्जाम्पल कौन सा मेथड है, या टॉप डाउन अप्रोच जो है ना ये कौन सा मेथड है। ये सारे इसके कीवर्ड हैं, इनको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में यानी कि कुछ जो स्टेप्स हैं, ये जो इंडक्टिव सॉरी डिडक्टिव मेथड है इसमें कुछ हमारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें थ्योरी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर कंफर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसकी सीक्वेंस भी आपने याद रखनी है, हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछा जाए, ठीक है। तो एडवांटेज के हवाले से अगर हम बात करें कि जो जो हमारे पास इंडक्टिव मेथड है इसके एडवांटेज क्या है, कवरेज ऑफ वाइडर स्कोप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। क्योंकि हम हमारा जो लेक्चर मेथड है वो भी सेम टू सेम डिडक्टिव अप्रोच है, और इसमें हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करते हैं। और इसमें ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो कंटेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। थोड़े टाइम में जो है हम स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा
लेक्चर से ज्यादा कंटेंट हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज के हवाले से अगर अगर हम बात करें तो लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट इसमें, क्योंकि ये टीचर डोमिनेटेड होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। ठीक है, टीचर के पास सारी अथॉरिटी होती है, टीचर कंटेंट पढ़ा रहा होता है। ठीक है, स्टूडेंट जस्ट सुन रहे होते हैं, इसलिए टीचर जो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। ठीक है, लेसन विद द एब्स्ट्रैक्ट विच लर्नर डू नॉट नो। ठीक है, लेसन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि लर्नर जो होता है उसके बारे में नहीं जानता। ठीक है, जस्ट टीचर ने जो पढ़ाया उसके बारे में उसने पढ़ लिया। ठीक है, डीप में उसको लेसन के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास ये जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है उसका उसकी दूसरी टाइप्स हमने देखनी है। वो इंडक्टिव है। इंडक्टिव जर्नल, ये हमारा जो डिडक्टिव है उसमें हमने जर्नल टू स्पेसिफिक मूव किया है, और ये जो इंडक्टिव है ये इसका अपोजिट है, उसका उल्ट है। इसमें हमने जो है ना वो यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल मूव करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सर आपके माइंड में कोई इसकी एग्जांपल है? पहले आप बताएं फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर इसकी कोई एग्जांपल है आपके माइंड में तो बताएं प्लीज। जी कमर साहब, ये इंडक्टिव मेथड की कोई अप्रोच है कोई इसकी, यानी कोई आपको हाँ सर, एग्जांपल आपके जो नजर? जो पीछे जो पीछे सर एग्जाम्पल आपने बताई है हमें कि हर डॉग की चार टांगे होती हैं, ये अगर स्पेसिफिकली डॉग के लिए लिया जाए और उसके बाद इसको जनरलाइज कर दिया जाए कि हर जानवर की चार टांगे होती हैं, तो ये स्पेसिफिक तो जनरल हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हमने डॉग की बात की है और जनरल सभी जानवरों की बात करती है। जी सर बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। तो यानी हम वही जो एग्जांपल हमने दी है हम उसी को जो है ना वो इंडक्टिव मेथड के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जो एक जो डॉग होता है उसकी चार टांगे होती हैं और बाकी जो सारे जानवर होते हैं उनकी भी चार टांगे ही होती हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को हम क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं। इसको हमने स्पेसिफिक टू जर्नल जो है ना वो यूज किया। ठीक है, तो इसको जो हम पढ़ते हैं, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग इज लर्नर सेंटर। ठीक है, जो डिडक्टिव होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, और जो इंडक्टिव होता है वो लर्नर सेंटर होता है। इसमें जो स्टूडेंट होता है उसको सुप्रीम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई एक्टिविटी कोई कंटेंट जो है ना कोई एक्सपेरिमेंट जो है ना वो स्टूडेंट से करवाया जाता है। सो लिमिटेड कंटेंट टू बी कवर्ड इन दिस मेथड, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग। यानी कि इस मेथड ऑफ टीचिंग में जो है ना लिमिटेड कंसेप्ट जो है, लिमिटेड कंटेंट जो है वो इसमें कवर किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है ना वो दे दिया जाता है, उस पे वो स्टूडेंट काम करता है, फिर उस कंसेप्ट को वो क्या करता है, जनरलाइज करता है। ठीक है, यूज बाय स्क्रेटिस इन सिक्राटिक क्वेश्चंस, ये जो मेथड है इसको जो हमारे पास स्क्रेटिस हैं उन्होंने अपने जो स्क्रेटिक मेथड है उसमें यूज किया है, क्वेश्चंस आंसर जो मेथड है उसमें यूज किया है। फ्रांसिस बैकन जो है जिनको फादर ऑफ एसे कहा जाता है, यूज फर्स्ट टाइम दिस मेथड इन साइंटिफिक मेथड। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस मेथड को साइंटिफिक मेथड में इन्होंने यूज किया, फ्रांसिस बैकन ने। ठीक है, आप जो इंग्लिश लिटरेचर वाले बंदे हैं कमर साहब, आपको ज्यादा पता होगा। तो ये जो फ्रांसिस बैकन है इनके एसेज मैंने भी पढ़े हुए हैं और आपने भी पढ़े होंगे। ठीक है, इनको फादर जी ऑफ सर, एसेज जो है ना। गॉलीवुड ट्रैवल। जी ठीक है सर, गॉलीवुड ट्रैवल्स भी इसने लिखा हुआ है, इसका एसेस भी है इसके। जी सर, इंडक्टिव मेथड इज लेस टीचर, यानी कि इसमें जो टीचर की इन्वॉल्वमेंट होती है, टीचर टीचर की जो पार्टिसिपेशन होती है वो बहुत कम होती है, डायरेक्टेड देन द डिडक्टिव मेथड। ठीक है, ये जो डिडक्टिव मेथड है उसकी निस्बत टीचर की इसमें पार्टिसिपेशन कम होती है। ठीक है, इट बिगैन विद स्पेसिफिक डिटेल, ये एक खास डिटेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस एक खास कंसेप्ट से स्टार्ट होता है। कंक्रीट डाटा इसमें उसमें तो अब्स्ट्रैक्ट डाटा होता है और इसमें कंक्रीट डाटा होता है। एंड एग्जाम्पल एंड विद जनरलाइजेशन, यानी कि कंक्रीट जो चीज होती है उससे शुरू होता है, डिटेल जो स्पेसिफिक डिटेल से शुरू होता है और किसी एग्जाम्पल से शुरू होता है, फिर हम इसको क्या कर देते हैं, जर्नलाइज कर देते हैं, उस रूल्स को जर्नलाइज कर देते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल द टीचर प्रेजेंट स्टूडेंट विद मैनी एग्जाम्पल, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को कोई भी कंटेंट जो प्रेजेंट करता है उसको डिफरेंट एग्जाम्पल की मदद से जो है ना उसको इलेबोरेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है,
शोइंग हाउ द कंसेप्ट इज यूज, और स्टूडेंट को शो करता है कि कैसे ये कंसेप्ट जो है ना वो यूज किया जाता है। ठीक है। इट यूजेस ऑब्जर्वेशन टू बिल्ड जर्नल प्रिंसिपल। ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं कि इसमें हम ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं ताकि हम जर्नलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको यूज कर सकें। ठीक है। इट इज स्पेसिफिक टू जर्नल, इसके कीवर्ड जो है ना वो आपने सबसे ज्यादा याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जाता है। इट इज यूज यानी कि स्पेसिफिक टू जर्नल, ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी, वो पहला थ्योरी टू ऑब्जर्वेशन था। एग्जाम्पल टू रूल, वो डिडक्टिव जो है वो रूल टू एग्जाम्पल था। और बॉटम अप अप्रोच, ये अप्रोच जो है ना वो बॉटम अप होती है, यानी नीचे से जो है ना ऊपर आपने मूव करना होता है। तो बाकी जो डिडक्टिव है वो टॉप डाउन अप्रोच उसको कहते हैं। ठीक है। इसके कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इनको आपने माइंड में रखना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज करना है। ठीक है। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये जो हमारे पास इंडक्टिव मेथड है इसकी कुछ स्टेप्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आपने पीछे देखा होगा कि सबसे पहले जो स्टेप था उधर वो थ्योरी था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर पैटर्न है, फिर हाइपोथेसिस है, और फिर उसके बाद थ्योरी थ्योरी है। ठीक है। थ्योरी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ जी। तो उसके बाद ये हमारे पास कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो एडवांटेज इसका ये है कि लर्नर आर मोर इंगेज इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचर लर्नर, क्योंकि ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है। इसमें स्टूडेंट की जो यानी परफॉर्मेंस होती है, जो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन होती होती है वो एक्टिवली होती है। स्टूडेंट इंगेज होता है इस पूरे लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में। ठीक है। लर्निंग बिकम मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज बिकॉज इट इट बिगन्स विद द एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि इस ये जो है ना वो एक एक्सपीरियंस से, एक्सपेरिमेंट से, प्रैक्टिस से, एक्सरसाइज से स्टार्ट होती है। इसकी वजह से लर्निंग बहुत ज्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग होती है, और स्टूडेंट जो है ना वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये इसके डिसएडवांटेज के हवाले से अगर हम बात करें तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड सो लेस सब्जेक्ट मैटर विल बी कवर। ठीक है। इसके लिए काफी टाइम की जरूरत होती है जब स्टूडेंट एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है, तो जाहिर बात है उसको फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए उसको काफी टाइम की जरूरत होती है। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर विल बी कवर, यानी कि लेस सब्जेक्ट मैटर विल बी कवर। इसमें क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, एक स्पेसिफिक कंटेंट को लेकर जो है ना वो डिस्कशन की जाती है, उसको सॉल्व किया जाता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम, तो इसलिए जो है ना वो कंटेंट जो है ना वो एक स्पेसिफिक ही इसमें कवर होता है। इट डिमांड्स एक्सपर्ट फैसिलिटेटिंग स्किल, यानी कि ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये स्टूडेंट से किसी भी जो स्किल है उसमें वो एक्सपर्टीज जो है ना वो डिमांड करता है कि स्टूडेंट जो है ना वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो ही जो है ना वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जी था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया है। इसके एडवांटेज जो हैं, जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हैं वो भी हमने देखे हैं, इसके स्टेप्स देखे हैं, और उसके बाद फिर इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको भी इंशाल्लाह हमने देखा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर कल हमारा जो लेक्चर होगा उसको देखेंगे। तो फिलहाल अगर यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप पूछ लें। जी सर। क्या फिर क्लास वाइंड अप करते हैं? तो सर मैं सर वाइंड अप कर। एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि डेली बेस पे हमारी 12 से 1 बजे जो है ना वो क्रक्स ऑफ एजुकेशन वन लाइनर की बुक हमने स्टार्ट की हुई है। तो डेली हमारी 12 से 1 बजे क्लास होती है। ठीक है। तो आप काइंडली सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्लास फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है। एचएम की प्रिपरेशन के लिए। तो जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लिसनर हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास बिल्कुल फ्री है। आप मेरे चैनल पे जाएं। ठीक है। वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके तो जो है ना इस क्लास में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं।
ये 100% जो है ना वो फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो 12 से 1 बजे दिन में जो है ना वो यानी कि 12 to 1 PM जो है ना डेली हमारी क्लास होती है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें। जज़ाकल्लाह खैर। जी सर, सेशन को एंड करें फिर। जी सर, कर दें, ठीक है। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।